नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, ऑयल की जो प्राइसेस है वो 2008 से अगर आप कंपेयर करोगे सबसे ज़्यादा हुआ है। रशिया यूक्रेन वार की वजह से हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेंगे और ऑयल प्राइसेस को डिसाइड करने वाला जो ओपेक है, ओपेक प्लस है, उनके बारे में भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऑयल प्राइसेस पहुंच गया है $116 ए बैरल। एक बैरल मतलब करीब 159 लीटर से, ध्यान दीजिएगा। तो रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन की वजह से हुआ है। मीनवाइल ओपेक प्लस जो है उन्होंने अपना ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 4 लाख बैरल ए डे। मतलब अभी का जो ऑयल डिमांड है उसे कैटर करने के लिए ओपेक प्लस ने अपना ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, नहीं तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर हो जाता। अब दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है इतना जंप क्यों किया है? मैंने आपको बता दिया, रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन की वजह से ये हुआ है। इस इन्वेशन की वजह से क्रूड ऑयल की जो सप्लाई लेन है वो कट हुआ है। ऊपर से यूएस एंड यूरोप जैसे बड़े पावर्स रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी इंपोज करके बैठा है। अब इन सैंक्शंस की वजह से जो कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे वो नहीं कर पा रहे। अगर वो कंट्रीज अभी भी रशिया से अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो यूएस एंड यूरोप जैसे पावर्स उन कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज करेंगे। और एक रीजन ये है दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो वैसे के वैसे ही है, पर सप्लाई कम हुआ है। बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऑब्वियस बात है प्राइसेस जो है ऊपर जाएगा। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। जब रशिया जैसे कंट्री से क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होगा, ऑब्वियस बात है प्राइसेस जो है ऊपर जाएगा। और एक कंसर्न ये है दोस्तों, ग्रोइंग इंबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आप देखिए, डिमांड पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ है क्योंकि अब तक क्रूड ऑयल का जो डिमांड है थोड़ा सा कम था कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। अब जाके इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रहा है, डिमांड और ज्यादा हो गया और सप्लाई जो है कम हो गया। अब दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को ये इंपैक्ट कैसे करेंगे? हमारी इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होने वाला है, मतलब हमारे देश में चीज़ों का जो दाम है वो इंक्रीज होने वाला है। इसका रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, इंडिया जो है अपना ऑयल रिक्वायरमेंट का मोर देन 80% इंपोर्ट करते हैं। हमारा टोटल इंपोर्ट्स का 25% जो है ऑयल इंपोर्ट्स है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होगा, या तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ या तो फ्यूल प्राइसेस में जो सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट उसे इंक्रीज कर दो। दोनों में नुकसान ही नुकसान होगा, या तो गवर्नमेंट का होगा या तो लोगों का होगा। आप देखिए, देश में ऑयल प्राइसेस गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करते हैं, ऑयल प्राइसेस डिसाइड करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। वो क्रूड ऑयल का प्राइस के हिसाब से अपना रेट बढ़ाते रहते हैं या फिर कम करते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं? टैक्सेस लगाते हैं। गवर्नमेंट के पास और एक ऑप्शन है सब्सिडी देने का, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी से 100 रुपये में ऑयल खरीदेगा और हमें 80 रुपये में दे देगा, बाकी जो 20 रुपया है गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, इस तरह करने से भी क्या होगा, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी बिल है वो इंक्रीज होगा और राइजिंग ऑयल प्राइसेस विल इंपैक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। देखिए, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहीं ज्यादा है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल इज द मेन रीजन, क्योंकि हमारा टोटल इंपोर्ट्स का 25% ऑयल इंपोर्ट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, इसके साथ साथ ओपेक एंड ओपेक प्लस के बारे में भी बता देता हूं। वैसे हमने डिस्कस किया है काफी बार और एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये सितंबर 1960 में फाउंड हुआ था इन बागदाद, इराक, विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बाय 5 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। तो ये जो 5 कंट्रीज है ये आप ओपेक का फाउंडिंग मेंबर्स बोल सकते हो। इसके बाद और भी कंट्रीज ओपेक पे ज्वाइन हो गया, जैसे 1961 में कतर, 62 में इंडोनेशिया एंड लीबिया, 67 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 69 में अल्जीरिया, 71 में नाइजीरिया, 73 में इक्वाडोर, 75 में ग्याबन, 2007 में अंगोला, 2017 में इक्वेटोरियल गिनिया एंड 2018 में कोंगो। अब आप देखिए, इसमें से इक्वाडोर अपना मेंबरशिप सस्पेंड किया था 1992 में, फिर उन्होंने ओपेक रीजॉइन किया 2007 में, फिर 2020 में इन्होंने डिसाइड किया ओपेक से अपना मेंबरशिप विड्रॉ करने के लिए। तो अभी के हिसाब से इक्वाडोर ओपेक का मेंबर नहीं है। फिर इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया ने अपना मेंबरशिप सस्पेंड किया था जनवरी 2009 में, फिर से रीएक्टिवेट किया जनवरी 2016 में, फिर से उन्होंने ये डिसाइड किया अपना मेंबरशिप सस्पेंड करने के लिए जब 171st मीटिंग हुआ था ओपेक का 2016 में। तो अभी के हिसाब से इंडोनेशिया भी ओपेक का मेंबर नहीं है। ग्याबन ने अपना मेंबरशिप टर्मिनेट किया था जनवरी 1995 में,
फिर भी इन्होंने रिज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को जुलाई 2016 में। कतर ने मेंबरशिप टर्मिनेट किया 1 जनवरी 2019 में। तो कुल मिला के ओपेक में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 13 मेंबर कंट्रीज है, और वो कंट्रीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। अब दोस्तों ओपेक का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, ओपेक कंट्रीज जो कर रहा है वो बिजनेस है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। अब इस बिजनेस को ठीक तरह चलाने में जो कुछ भी करना है वो सब ये करते हैं, वही इनका ऑब्जेक्टिव्स है। आप देखिए, एक तो टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज के बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है उन्हें कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना, एंड फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस को सिक्योर करना। मतलब जितने पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके लिए फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस हमेशा मेंटेन करके रखना। इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशंस। देखिए जितने कंज्यूमर्स हैं उनको इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना। मैंने आपको पहले कह दिया ये बेसिकली बिजनेस है। अब एक बिजनेस में कंज्यूमर्स को टाइम पे आपको प्रोडक्ट्स पहुंचाना पड़ेगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड फाइनली ये फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। अगर ओपेक कंट्रीज के ऑयल इंडस्ट्रीज में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें एक फेयर रिटर्न भी इंश्योर करके देते हैं ओपेक कंट्रीज। इसलिए मैंने बोला दिस इज कंप्लीटली ये बिजनेस। अब दोस्तों ओपेक प्लस मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में दोस्तों, ओपेक कंट्रीज को छोड़कर जितने और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उन्हें आप ओपेक प्लस कंट्रीज बोल सकते हो। इसमें कौन कौन सा कंट्रीज है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। देखिए जो ओपेक प्लस है ना, आज के हिसाब से ओपेक से भी इन्फ्लुएंशियल है। उसका कारण क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए ओपेक जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाईज का 35% कंट्रोल करता है और 82% प्रूवन रिजर्व्स भी ओपेक कंट्रीज में है। ये जो 10 नॉन ओपेक कंट्रीज है जिन्हें ओपेक प्लस कंट्रीज बोलते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज है लाइक रशिया, मेक्सिको एंड कजाकिस्तान। इन 3 कंट्रीज का जो शेयर है 55% तक इंक्रीज हुआ है एंड 90% ऑफ होल्डिंग्स भी है इनके पास। तो इसका मतलब यह है ओपेक प्लस हैज ए ग्रेटर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी देन ओपेक कंट्रीज। मतलब ओपेक कंट्रीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस अभी ओपेक प्लस कंट्रीज में है, क्योंकि इनके पास ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है और रिसोर्स भी है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।